नमस्कार, स्वागत है वीकली टॉप 9 न्यूज में आपका। आइए नजर डालते हैं सप्ताह भर की 9 बड़ी खबरों के ऊपर अपने एडिटोरियल हेड अमन जी के साथ। अमन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार से धन्यवाद। नया साल आ गया है अमन जी, नई खुशियां नई चुनौतियां लेके, और इस साल को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? क्या नई चुनौतियां हैं सरकार के सामने, हमारे सामने? हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस ढंग से देखते हैं नए साल को? बिल्कुल अक्षय, पहली बात तो मैं आपको और अपने दर्शकों को नए साल की बधाई देना चाहूँगा कि बड़ा सुनहरा अवसर हमें एक बार मिला है कि हम एक और साल में अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो हम लोगों ने तय कुछ माना किए थे कि हम इनके आधार पर आगे बढ़ेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और पूरा जो हमारा जिस तरह से हम विकास की तरफ चल रहे हैं अक्षय इस समय, उसको हम और गति देंगे। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ आने वाला समय हमारे लिए बिल्कुल अनुकूल है और हम देश को आगे बढ़ाएंगे। प्लस जिस तरह का हमारे यहाँ जो देखने को मिल रहा है, हमें सियासत में बात करें या हम विज्ञान की तरफ बात करें या एजुकेशन की बात करें, सब में कहीं ना कहीं हमें विकास देखने को मिल रहा है लगातार, और ये विकास इस साल भी आगे बढ़ेगा, इसकी हमें पूरी उम्मीद है अक्षय जी। जी अमन जी, एक धर्म परिवर्तन का मामला आया है पंजाब में जी, और वहां पे 25 परिवार जो हैं वो सिख धर्म में बदल गए हैं, और धर्म परिवर्तन का मामला अमूमन पिछले कई हफ्तों से सुर्खियों में बना हुआ है। तो इस खबर के बारे में आप क्या रखते हैं राय? बिल्कुल अक्षय, जब से धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया तब से लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि लोग कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन लगातार कर रहे हैं। हालांकि अक्षय मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा कि तब ऐसा नहीं है कि अभी जिस तरह के मामले आ रहे हैं कि सिर्फ अभी होना ये सब शुरू हुआ, लेकिन मीडिया छोटी छोटी खबरों को तूल देना शुरू कर दिया है कि जहाँ भी कोई छोटी सी खबर हो रही है उसको तुरंत हेडलाइन बना देता है बड़ी और सुर्खियों में ला देता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जल्दबाजी हो रही है मीडिया की तरफ से कि अगर कोई इंसान किसी मजहब में जा रहा है, उसको वहाँ पर अपने अनुकूल परिस्थिति मिल रही है, तो मेरे ख्याल से जाना चाहिए उसको। और धर्म परिवर्तन जिस तरह से इशू बनाया जा रहा है, मेरे ख्याल से वो गलत है कि ज़बरदस्ती या जबरन या इन सब चीज़ों पे बाकी मुझे भी आपत्ति होती है। लेकिन यदि कोई इंसान खुद की अपनी सोच से अपने खुद के विचार को लेते हुए अगर किसी धर्म की ओर प्रेरित होता है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जी अमन जी, आरएसएस प्रवक्ता राजेश्वर सिंह का भी इसमें बयान आया था। नहीं, उनका बयान आया था कुछ दिन पहले कि हम 2021 तक पूरे देश को हिंदू बना देंगे। तो अब लेकिन आरएसएस ने उनको बाहर कर दिया है। जी, ये तो बहुत अच्छी एक पहल की बड़ी खबर है और अच्छी पहल है, क्योंकि आप यदि इस तरह की बात करेंगे तो मोदी जी की जो विकास की नीति है उसको कहने धक्का लगेगा अक्षय जी। तो बिल्कुल इस तरह की चर्चा होनी चाहिए और ऐसे मामलों पर लगातार रोकथाम जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा कहीं ना कहीं गति बाधित होती है अक्षय जी। जी अमन जी, पड़ोसी मुल्क पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं बदला और नए साल में भी उन्होंने फिर से नापाक हरकतें करनी शुरू कर दी हैं। पिछले 9 दिनों में पाकिस्तान की तरफ से 8 बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। तो अमन जी, क्या राय रखते हैं इस मामले में? कब तक ये बाज आएगा अपनी हरकतों से हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, और किस तरह से ये हरकतें रुकेंगी पाकिस्तान की? अक्षय, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो बड़ा जायज़ है और मैं इस पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये दो देश के बीच का मामला है जी, और सेनाएं दोनों देशों के आमने सामने हैं जी। लेकिन अमूमन पाकिस्तान की तरफ जिस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया जा रहा है, मेरे ख्याल से बड़ी सोचनीय और बड़ी निंदनीय चीजें हैं, क्योंकि सिर्फ जवान ही नहीं है, दोनों तरफ लोग भी रहते हैं। यदि यहाँ से गोलीबारी होगी तो ऐसा तो नहीं कि जवान को टारगेट करके गोली जाएगी, लोगों पे भी फर्क पड़ता है, आवाम पे फर्क पड़ता है। आप मोर्टार से हमला करते हैं, आप गोले दागते हैं, तो मेरे ख्याल से आम जो आवाम है उसको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है अक्षय जी। कम से कम दोनों देशों को इस तरफ विचार करना चाहिए मेरे ख्याल से। सिर्फ मैं भारत की बात नहीं करूँगा, पाकिस्तान की बात करूँगा कि उनको कम से कम इस पर सोचना चाहिए कि भाई यदि हम हमला कर रहे हैं तो उसका जवाब भी हमें मिलेगा, और ये कोई फिर रोकने वाली चीज़ नहीं है। आप करेंगे तो हम करेंगे, हम करेंगे तो आप करेंगे, तो एक सिलसिला बन गया है, एक चेन जैसी बन गई है। और बीते 4 दिन में लगातार 4 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है नए साल के मौके पर अगर हम बात करें तो। मेरे ख्याल से जिस तरह की चीज़ें ये हो रही हैं अक्षय जी, एक दो देशों के बीच की जो शांति की बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं कि आने वाले दिन में हम लोग चैन सुख से रहेंगे, तो मुझे तो लगता नहीं अक्षय जी ये हो सकता है। और जिस तरह की सरकार की नीति है वो मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी इलेक्शन के समय प्रचार करते थे उस समय कई बार कहा करते थे कि पाकिस्तान को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अभी पारीकर साहब जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने भी बोला, मनोहर पारीकर साहब ने, कि हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन इससे फिर वही युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मैं तो यही चाहूँगा कि दोनों देश मिलकर बैठ के बात करें कि भाई इस तरह की गतिविधि जो लगातार अंजाम दी जाए दोनों तरफ से, वो मेरे ख्याल से ना हो तो अच्छा है। अच्छा अमन जी, बहुत दावे हो रहे थे कि सीज फायर नहीं होगा। जी जी।
क्या सरकार, ये सरकार, नई सरकार भी इसको रोक पाने में नाकामयाब है? अक्षय जी बिल्कुल वाजिब आपका सवाल है, क्योंकि लगातार पहले जिस तरह की बातें होती थी कि भाई हमारे आने के बाद ये हमले नहीं होंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, वो तो अक्षय जी मुझे वाकई देखने को नहीं मिल रहा अभी तक। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये बात, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम लड़ाई झगड़ा करके ही चीज़ों को सुलझाएं। मिल बैठ कूटनीतिक पहल, राजनीतिक पहल होनी चाहिए, बात कर सकते हैं इसमें, हम लोग मिल बैठे कुछ मुद्दों को सुलझा सकते हैं, लेकिन कम से कम इसमें पहल जरूरी सर अक्षय होना। विदेश की तरफ चलते हैं अमन जी, पड़ोस से ही खबर उठाते हैं। पाकिस्तान में लखवी का जो मामला सामने आया है, किस तरह से उन्हें जमानत मिली, फिर वो जमानत रद्द कर दी गई, फिर उसके बाद उसमें तमाम पेचीदगी आई। तो किस नजरिए से देखते हैं आप इस खबर को? ये इस पे अपना एक नजरिया बताइए। बिल्कुल, पहली बात तो लखवी, जकीर रहमान लखवी जो है वो मुंबई हमले के बड़े मास्टरमाइंड माने जाते हैं। उन्होंने मुंबई हमले को जैसी बड़ी बर्बर घटना को अंजाम दिलवाया। उनको बिला वजह जेल से बाहर करने का जो मामला सामने आया था बीते दिनों, उसमें भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि अगर यदि ऐसे लोगों को छोड़ा जाता रहा तो आखिर अपराधियों में डर क्या रह जाएगा। हम बात करते हैं लखवी मास्टरमाइंड है, उसके खिलाफ सबूत भी दिए हम लोगों ने, तमाम चीजें की, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह नरम रुख पाकिस्तान अपना रहा है वो मेरे ख्याल से उतना गंभीर नहीं होगा दोनों देशों के लिए, और इससे संबंधों पे बहुत झटका लग सकता है। हालांकि बाद में इस तरह की चीजें हुई कि उनको फिर वापस जेल में भेज दिया गया, तो लेकिन जिस तरह की सारी चीजें कवायद हुई पूरे मसले को लेकर, वो थोड़ा सा अच्छी चीज नहीं है। और जैसे विदेशी प्रवक्ता जो है पाकिस्तान की तस्लीमा जी, उन्होंने भी बोला था कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से भारत के लिहाज से बहुत बड़ा, भारत के लिहाज से मुंबई हमलों के आरोपी हैं, बात करें तो बहुत बड़ा मुद्दा है। तो कम से कम इस पर तो सियासत ना हो तो अच्छा है। जी अमन जी, इराक बीते साल बहुत ही दर्दनाक संकट से जूझा। वहां पे करीब करीब 15,000 मौतें हुई हैं और उन 15,000 मौतों के बीच जो आवाजें गूंज के रह गई, जो चीखें पुकार गूंजती हुई रह गई, वो एक बड़ा ही अशोभनीय काम हुआ है बीते साल। नए साल में हम क्या उम्मीदें रखते हैं? क्या वो हादसे, वो दर्द हमें देखने को रहेगा? बिल्कुल अक्षय, आपकी बात से मुझे लगता है कि बहुत मुश्किलात है इराक में इस समय, और लगातार जिस तरह से इराक में हमें पूरे साल भर देखने को मिला है कि लोग मारे जा रहे हैं, और आप बता रहे हैं आंकड़े कि 15,000 से भी अधिक लोग मारे गए। जहां तक मुझे ठीक याद है अक्षय, लास्ट ईयर की बात करें 2013 की, आई मीन, तो उस समय 6,000 के आसपास आंकड़े थे मरने वालों के, लेकिन देखिए 2014 तक आते आते ये 15,000 में तब्दील हो गए। यानी कि इस पर लगाम लगने के बजाय दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें अक्षय वो लोग मारे जा रहे हैं जो निर्दोष हैं, जिन्हें कोई दोष नहीं है। आप उन्हें गोलीबारी से मार रहे हैं, उन्हें बम धमाकों से मार रहे हैं, गोले बारूद से मार रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस तरह की जो लड़ाई झगड़ा है या जो विरोध है, वो ये तरीका क्या है कि आप मासूम लोगों को निशाना बना रहे हो, उनको अपनी गोलीबारी का शिकार कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से इस पर तो कम से कम विचार करना ही होगा अक्षय, नहीं तो ये देश, अगर इराक की बात करें हम, तो बिल्कुल बारूद के ढेर पे इस समय है, और लगातार लोगों की लाशें यहाँ पे गिर रही हैं, लोग मर रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। तो विश्व शांति के लिहाज से ये बड़ा पेचीदा मसला है, और सब पूरा विश्व समुदाय को उसमें आना पड़ेगा, उनके लिए संवेदनाएं रखनी पड़ेंगी, और एक ऐसी प्लानिंग, एक हल निकालना होगा इस तरह की चीजें ना हो। जी अमन जी, विदेश से रुक करते हैं फिर से देश की तरफ, जहां पे पेट्रोल और डीजल के दामों में दिन ब दिन गिरावट नजर आ रही है। और अब जो गैस सब्सिडी सिलेंडर है उसमें भी 43 रुपए की कमी हो सकती है, और ये एक बड़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल अक्षय, जहां तक जनता के लिहाज से बात की जाए तो उसके लिए तो बहुत खुशी की बात सुखद खबर है, क्योंकि बीते दिनों बीते सालों में जिस तरह बात करें, लगातार पेट्रोल के दाम ऊपर ही चढ़ते जा रहे थे, एक बार भी शायद ही कम हुए, लेकिन अब इस बीच जिस तरह लगातार $55-56 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो डॉलर की कमी आ चुकी है कच्चे तेल में, तो बिल्कुल उसका असर दिखाई दे रहा है। लेकिन अक्षय, इसमें बात जोड़ना चाहूंगा, ये असर निचले स्तर पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। सब्जियों के दाम वही के वही हैं, पेट्रोल जो गाड़ियां हम यूज करते हैं, आई मीन उनके आम लोगों को फायदा वाली बात, उतना फायदा नहीं हो रहा। भले ही उनको गाड़ियों में पेट्रोल जो भरवाते हैं उसमें राहत मिल जा रही हो, लेकिन जो बेसिक चीज की अगर बात करें तो उसमें अभी सुधार होना बाकी अक्षय, और इसको जितना जल्दी किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि 55 रुपए घट चुके हैं अक्षय, डॉलर घट चुके हैं, तो आपको उसके लिहाज से यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा कि ताकि महंगाई का जो स्तर है वो थोड़ा सा कम हो सके अक्षय। जी अमन जी, खेल की तरफ चलते हैं। इस बार एक बहुत ही दुखद खबर कहेंगे कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे सफल कप्तान ने अपने क्रिकेट कैरियर को अलविदा कह दिया है। बिल्कुल। तो आप अमन जी उनका कैरियर किस ढंग से देखते हैं? हालांकि एक ना एक दिन संन्यास सभी को लेना होता है, लेकिन जो उन्होंने संन्यास लिया है उस संन्यास को आप किस लिहाज से देख रहे हैं, और क्या ऐसी मजबूरियां रही होंगी जिसके चलते उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी? अभी ऑस्ट्रेलिया में हालांकि टीम का प्रदर्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और एक पूरा सिनेरियो धोनी की कप्तानी पे। महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं तो
एक अलग क्रिकेटर आपको देखने को मिलता है जी, जिसके पास ना तो बैटिंग का क्लास था जी, ना कोई बहुत बड़े वो शहर से थे जी, एक छोटी जगह से निकले हुए प्लेयर जी, और भारतीय कप्तानी तक का सफर तय करना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है अक्षय जी, किसी भी कप्तान के लिए। प्लस साथ में उन्होंने जैसे T20 वर्ल्ड कप जिताया, फिर वर्ल्ड कप, फिर टेस्ट में टीम को नंबर 1 बनवाया, तो बहुत बड़े अचीवमेंट उनके नाम हैं अभी भी। और जिस तरह से लगातार वो विदेशों में हार रहे थे वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से निशाने पे थे। और वहीं बात करें जाहिर सी बात अक्षय की बैटिंग को लेकर उनकी बड़ी चर्चाएं थी कि वो लगातार बल्ले से भी असफल हो रहे थे टेस्ट मैचों में जी, और लगातार उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, तो ये आलोचना का कारण था मीडिया में भी और चयन करता हूँ मैं भी। और उसके अलावा जो जिससे खबरें हमारे सुनने को आई कि ड्रेसिंग रूम में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। हालांकि धोनी अपने स्वभाव से काफी कैप्टन कूल रहे हैं, बिल्कुल कूल रहे थे और वो कई बाई चांस ही कोई चीज़ को उजागर करते थे या कोई कड़े रुख अपनाते थे, लेकिन अमूमन उनको कूल ही देखा गया कि वो यदि कोई मैच जीतते भी थे तो बड़े खामोशी के साथ आते थे मैदान में लौटते हुए। उनकी बनस्पत अगर विराट कोहली को आप देखेंगे तो बड़ा उत्साह व्यक्त करते हैं, अमूमन प्लेयर से झगड़ जाते हैं वो, तो उसके एकदम उलट थे महेंद्र सिंह धोनी। और जिस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा क्रिकेट का अपना युग जिया है वो अपने आप में अनोखा है। अक्षय 90 टेस्ट मैच उन्होंने खेले जिसमें 60 में कप्तानी उन्होंने की, 27 जीते भी हैं, तो कुछ मैच हारे भी उन्होंने। और मिला जुला के बात करें तो विदेशों में उनको कई सीरीज गंवानी पड़ी और इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं मीडिया में रही, चयनकर्ताओं में रही, उनके क्रिकेट जो प्रशंसक थे उनमें रही। और बड़ी बात ये थी अक्षय कि जाते जाते उन्होंने जिस मैच को अलविदा कहा है वो ड्रॉ रहा है। उससे पहले के 2 मैच हारे हैं जिसमें एक में विराट कोहली कप्तान थे, एक में वो स्वयं खुद कप्तान थे। तो लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे अक्सर उठ गया कि जिस तरह से बीच सीरीज में खेलने आए और बीच सीरीज में छोड़ के वो वापस चले गए, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी को पैदा कर दिया। यदि आपको जाना ही था तो एक टेस्ट मैच और बचा था, आप उसको खेल के अलविदा कह सकते थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये बात कही कि भाई मुझे अब नहीं खेलना है, मुझे जाना है। और अमन जी एक चौंकाने वाली खबर हुई, ऐसा कुछ लगा नहीं कि वो संन्यास लेंगे और ऐसा कुछ कोई वो नहीं था। देखिए अक्षय कयासों का दौर तो पहले से लग रहा था। मैं आपको याद दिलाना चाहूँ इसमें विराट कोहली वनडे टीम कप्तानी कर रहे थे, धोनी को इंजर्ड बताकर बाहर कर दिया गया था या बाहर बैठे थे वो। उस समय वो एक जगह फुटबॉल खेलते हुए नजर आए। तो ये सवाल भी मीडिया में आया कि जब एक प्लेयर फुटबॉल खेल रहा है तो आप उसे इंजर्ड बता रहे हो तो फुटबॉल कैसे खेल सकता है वो जी। और तो वहीं से कहीं ना कहीं विवाद होना शुरू हो गया था। और जिस तरह से वो गए हैं बाकी सवाल तो बहुत सारे छोड़ गए, लेकिन मैं बात यहाँ ये करना चाहूँगा कि उनकी जिस तरह कैप्टनशिप उन्होंने की है, अपने पूरा दौर एक जिया है पूरा कप्तानी का, वो बहुत सफल दौर कहूँगा मैं उसको। लेकिन विदेशों में थोड़ा उनकी नाकामी हम कह सकते हैं जो उनके खिलाफ रही, बट ओवरऑल उनका सबसे सफल कप्तान के रूप में रहे। अमन जी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मिल्खा सिंह ने ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए कहकर एक बार फिर से इस मांग को और दोहरा दिया है। ऐसा नहीं है, पहले भी कई खिलाड़ी कई लोग इसकी मांग करते रहे हैं। तो अमन जी इसको आप किस नजर से देखते हैं? कई समय से मांग उठती जा रही है उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, तो अब तक उन्हें क्यों नहीं मिला या फिर इसके पीछे वजह क्या रही? और अगर आप पीछे जाएंगे तो जब सचिन को भारत रत्न दिया गया तो उस समय तक स्पोर्ट्स की कैटेगरी भारत रत्न के लिए थी नहीं जी। सचिन को मद्देनजर रखते हुए वो कैटेगरी उसमें बढ़ाई गई या बनाई गई जी। फिर सवाल ये उठना शुरू हुआ कि क्यों ना पहला जो खेलों का ये भारत रत्न दिया जा रहा है ये क्यों ना ध्यानचंद को दिया जाए। बहुत सारी मांग उठी। सचिन अभी खेल रहे हैं, सचिन अभी रिटायर भी नहीं है, सचिन अभी एक ऐसे उम्र में भी नहीं जब उनको आप इस सम्मानित करें, तो बहुत सारी बातें उठी। लेकिन इन सबको दरकिनार करते हुए उस समय की सरकार ने सचिन को या उस समय के पैनल ने सचिन को भारत रत्न दे दिया। तभी से चर्चा शुरू हुई कि एक प्लेयर ने जिसने पूरा जीवन अपना हॉकी को दिया और हॉकी में बड़ी अचीवमेंट इंडिया के को उस समय आई जिस समय वो खेलते थे। बहुत सारे गोल से इंडिया जीता था, बहुत सारे और भी टूर्नामेंट बड़े इंडिया ने खिताब जीते, विश्व खिताब जीते तो ओलंपिक में पदक जीते। तो कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा प्लेयर जो देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी करता है और एक खेल को एक ऊंचाइयों पे लेके जाता है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है, तो थोड़ा दुख तो अक्सर होता ही है। अब जैसा मिल्खा सिंह जी ने बोला है, जो महान एथलीट रहे हैं अपने ज़माने में, कि ध्यानचंद को कम से कम आपको भारत रत्न देना चाहिए। तो बिल्कुल सहमत हूँ अक्षय मैं इस बात से, क्योंकि ध्यानचंद बाकी इसके काबिल हैं, हकदार हैं और उन्हें बाकी ये पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन इस खेल को दिया। प्लस जिस दौर में वो खेलते थे उस दौर में बहुत ही कड़ी परिस्थितियां थी। अमन जी आगे बढ़ते हैं मनोरंजन की तरफ। जी। पीके की कमाई 500 करोड़ के ऊपर पहुंच गई है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, फिर भी सरकार ने उसको टैक्स फ्री कर दिया है। 8 दिन के बाद विरोध जो शुरू हुआ वो फिल्म का शुरू हुआ था, क्या मामला है? पीके के बारे में अगर बात करें तो हम लोग कल भी एक प्रोग्राम कर रहे थे वहां पर हम लोग। तो पीके एक फिल्म है जी, और एक फिल्म का अस्तित्व सिर्फ 3 घंटे का होता है जी। आप 3 घंटे मनोरंजन किए और बाहर निकल आए जी। अक्षय
अगर आप एक फिल्म को देख रहे हैं, उसका मनोरंजन के लिहाज से जा रहे हैं तो, और अगर वो फिल्म किसी अंधविश्वास या किसी ऐसी धारणा को हटाती हो, इशारा कर रही है, हाँ, तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए। होना चाहिए अक्षय। और बड़ी बात मैं जोड़ना चाहूंगा अक्षय इसमें, मुझे आप समय दिए थोड़ा कि विरोध की कमी है अमन जी, आप बिल्कुल मैं विरोध की बात करूंगा। विरोध जिस तरह का दर्ज हो रहा है और वो भी 8 दिन के बाद, आपने खुद कहा कि 8 दिन के बाद विरोध होना शुरू हुआ। एक फिल्म को 8 दिन हो जाते हैं, आपको 8 दिन के बाद याद आती है कि उसको बैन कर दिया जाए, उसको सीन काट दिया जाए, उसको पूरी तरह से फिल्म सिनेमा हॉल से हटा दिया जाए। इसके अलावा बात की जाए अक्षय तो 500 करोड़ से ऊपर फिल्म कमा चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों में क्रेज है देखने का, और देख रहे हैं फिल्म और देखने जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिल्म लोगों के अंदर छाप छोड़ रही है। कुल मिला के अमन जी कहने का मतलब यह है कि फिल्म का विरोध नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ, एक फिल्म सिर्फ 3 घंटे की है, यदि आपको उससे सीख मिल रही है तो उसमें कोई बुरा नहीं है। और फिल्म देखने के बाद कितने लोगों ने अपना मजहब छोड़ दिया, मैं एक बार फिर कहूंगा नहीं छोड़ा होगा शायद, क्योंकि फिल्म मनोरंजन के लिहाज से यदि कोई मैसेज देती है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए अक्षय जी। ये था इस हफ्ते का बेबाक राय। हमारे एडिटोरियल हेड अमन जी आए, उन्होंने हम लोगों के साथ चर्चा की। सभी दर्शकों को नववर्ष 2015 की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे टॉप खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।